to you all at my YouTube channel Study Time with SK. हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 261 से लेकर के प्रश्न नंबर 280 तक। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है 261 नंबर का। वनों के स्तंभ हैं। वनों के स्तंभ क्या हैं वो आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क मॉस, ख वृक्ष, ग शाकोफर्न और घ है छोटे पौधे। सही विकल्प होगा विकल्प ख वृक्ष। वृक्ष जो है उन्हें वनों का स्तंभ कहा जाता है, पिलर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। 262 नंबर का क्वेश्चन। अपने शिकार को ध्वनि की उच्च तरंगों की सहायता से पकड़ते हैं। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जो अपने शिकार को ध्वनि निकालता है पहले और उसकी तरंगों से पता लगाता है कि उसका शिकार कितनी दूरी पर है। आपके पास विकल्प है क कबूतर, ख चूहा, ग कौआ और घ है चमगादड़। सही विकल्प होगा विकल्प घ चमगादड़। चमगादड़ ऐसा करता है, वह एक ध्वनि निकालता है, जो ध्वनि उसके शिकार से टकराती है और वो ध्वनि जब उसके पास वापस आती है तो इससे चमगादड़ को ये पता लगता है कि उसका शिकार उससे कितनी दूरी पर है और वो फिर अपने शिकार को पकड़ सकता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा के प्रमुख संसाधन है। सौर ऊर्जा का प्रमुख संसाधन क्या है? आपके पास विकल्प है क वन, ख प्राणी, ग ध्रुव और घ है जंतु। सही विकल्प होगा विकल्प क वन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है जो पदार्थ लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में, ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसे थिंग्स जो ज़्यादा टाइम तक परसिस्टेंट है, उन्हें क्या कहा जाता है? आपके पास विकल्प है यहाँ पर अदीर्घस्थायी प्रदूषक, ख दीर्घस्थायी प्रदूषक, ग जैव विखंडनीय प्रदूषक और घ है सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख दीर्घस्थायी प्रदूषक। ये वो प्रदूषक होते हैं, वो प्रदूषककारी तत्व होते हैं जो लंबे समय तक बिना परिवर्तित हुए हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में रह सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 265 नंबर का प्रश्न है यह गैस हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम कर देती है। एक ऐसे गैस का नाम बताना है जो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है और फिर जो हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देती है। इसके कारण सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, इंसान बेहोश हो सकता है और कई बार मृत्यु भी हो जाती है। आपको उस गैस का नाम बताना है। आपके पास विकल्प है क कार्बन मोनोऑक्साइड, ख सूक्ष्म कण, ग हाइड्रोकार्बन और घ है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास एस्बेस्टोसिस फेफड़े का कैंसर है और ये किसके कणों के फेफड़े में जमा होने के कारण से होता है, ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क सिलिका, ख एस्बेस्टोस, ग मृदभांड और घ है कोई नहीं। सही विकल्प होगा विकल्प ख एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के फेफड़ों में जमा होने से कैंसर होती है जिसे एस्बेस्टोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उससे पहले हम सिलिका की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सिलिका अगर फेफड़ों में जम जाता है तो सिलिकोसिस नाम की एक घातक बीमारी हो जाती है और ये भी एक कैंसर रोग है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यह रबर से बनी वस्तुओं और वस्त्रों को नष्ट कर देती है और पेंटिंग को भी बदरंग कर देती है। आपको बताना है कि ये कौन सी चीज है जिसके ये सभी प्रभाव हैं। आपके पास विकल्प है क सल्फर डाइऑक्साइड, ख सल्फर, ग ओजोन और घ है पेन। सही विकल्प होगा विकल्प ग ओजोन, जिसे O3 कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पेन का पूर्ण रूप है। पेन का पूर्ण रूप क्या है? आपकी स्क्रीन पर यहाँ विकल्प हैं और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग
पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसे पेन कहा जाता है और ये हल्के पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 269 नंबर का, पेन मुख्यतः हानि पहुंचाता है। ये जो पेन है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये किसे स्पेशली या फिर कहें तो जो मेन मोटिव है उसका किसे हानि पहुंचाने का है, आपको यहाँ पर यही बताना है। आपके पास विकल्प है क इमारत, ख पौधे, ग नदी और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख पौधे। पेन जो है वो पौधों को स्पेशली मुख्यतः नुकसान पहुंचाता है। इससे क्या होता है कि जो पौधे के पत्ते हैं उस पर चित्ती पड़ जाती है। चित्ती पड़ने का मतलब है कि ये आपका एक पौधा है तो इसके ऊपर ऐसे से धब्बे पड़ जाएंगे, ये पेन के कारण होता है। और जो पौधा है उसकी ग्रोथ कम होगी। तो इन दो चीज़ों से पता लगाया जाता है कि जो आपके आसपास की हवा है उसके अंदर पेन मौजूद है या नहीं है। अगला प्रश्न है 270 नंबर का, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है, यानी एसिडिक रेंज जो होती है ना उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है ये आपको बताना है। आपके स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क 5.6 से लेकर के 3.0 तक अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 271 नंबर का प्रश्न, इसकी उपस्थिति में जिंक, इमारती पत्थरों इत्यादि का संक्षारण हो जाता है। संक्षारण का मतलब होता है कोरोड हो जाना, उनमें जंग लग जाना, धीरे धीरे उनका खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाना। अच्छा, और इसी की मौजूदगी में जो लोहा है ना उसकी भी जो कोरोड होने की क्षमता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इतनी स्पीड में फिर जो लोहा है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। आपको उस गैस का नाम बताना है। यहाँ पर आपके पास विकल्प है क नाइट्रोजन ऑक्साइड, ख ओजोन, ग सल्फर युक्त वायु और घ है पेन। सही विकल्प हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर विकल्प ग सल्फर युक्त वायु। सल्फर युक्त वायु के कारण जिंक में संक्षारण शुरू हो जाता है। इमारती पत्थर भी हैं उनके अंदर भी कोरोड लगना स्टार्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 272 नंबर का प्रश्न है, यह तत्व मछली की गिल्स पर बुरा प्रभाव डालता है। इस तत्व के कारण जो मछली का गिल है वो खराब होने लगता है और वह दम घुटने के कारण मर जाती है। आपको बताना है कि ये वो कौन सा तत्व है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क नाइट्रोजन ऑक्साइड, ख ओजोन, ग सल्फर युक्त जल और घ है एल्यूमिनियम। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब पानी में मौजूद होता है इससे ये मछलियों के गिल्स पर बुरा प्रभाव डालता है और मछली सांस नहीं ले पाती है और दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही कुछ होता है जिस पानी के स्रोत में एल्यूमिनियम पाया जाता है उस स्रोत के आसपास रहने वाले पक्षियों के साथ, क्योंकि वो जो पक्षी हैं वो इसी पानी के स्रोत में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और इसी स्रोत के पानी को पीते हैं, जिससे एल्यूमिनियम उनके अंदर भी चला जाता है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 273 नंबर का, सूक्ष्म कण जो उद्योगों द्वारा निकलते हैं नियंत्रण में रखा जा सकता है। ऐसे सूक्ष्म कणों को ये चेक किया जा सकता है कि जो सूक्ष्म कण है, जो छोटे छोटे कण हैं जो उद्योगों की चिमनियों से निकल रहे हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में और कौन कौन से जो कण हैं वो बाहर खुली हवा में जा सकते हैं। इसके लिए कुछ मशीन्स लगाए जाते हैं, कुछ फिल्टर्स लगाई जाती हैं, उन्हें ही आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क स्क्रैबर, ख प्रिसिपिटेटर, ग है फिल्टर और घ है सभी। यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प घ सभी। इन तीनों को लगा करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो सूक्ष्म कण हैं वो कितनी मात्रा में हमारे खुले वायु में जा सकते हैं। 274 नंबर का प्रश्न है आज के वीडियो का, पोषक तत्वों से जल को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि जल के अंदर अगर पोषक तत्व कंटिन्यू उसके अंदर दिया जाए, डाला जाए, तो इससे जो जल है वो पोषक तत्वों में समृद्ध हो जाता है। इसके कारण जल के पानी के ऊपर आपने कई सोर्सेज पे भी देखा होगा कि कवक लग जाती है, ब्लूम्स लग जाते हैं, एल्गी उसके ऊपर पूरी जम जाती है, जिसे अंग्रेजी में हिंदी में काई भी कहते हैं लोग। तो इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं।
तो ये जो प्रक्रिया है समृद्ध बनाने की, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके पास विकल्प है क एल्गी ब्लूम, ख समृद्धिकरण, ग सुपोषण और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग सुपोषण। इसे सुपोषण कहते हैं इस प्रक्रिया को। और जब पानी सुपोषित हो जाता है यानी कि उसके अंदर काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व आ जाते हैं तो उसके पूरे पानी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे एल्गी उग जाते हैं और जिसे एल्गी ब्लूम के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब 275 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, शोर की तीव्रता डैश में मापी जाती है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो शोर होता है, उसे उसकी जो तीव्रता है उसे किस में मापा जाता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है यहाँ पर क एम्पियर, ख डेसिबल, ग लक्स और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए विकल्प ख डेसिबल, जिसे डीबी से भी डिनोट किया जाता है। डेसिबल को डीबी लिखा जाता है और इससे शोर की तीव्रता नापी जाती है कि किस जगह पर कितनी शोर हो रही है। आगे 276 नंबर का प्रश्न, 1945 में अमेरिका ने किस देश के 2 राज्य हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर सभी को पता होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प घ जापान। ये वर्ष याद रखना है आपको, 1945। आगे बढ़ते हैं 277 नंबर के प्रश्न की तरफ। भोपाल दुर्घटना जो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ये किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आपको उस गैस का नाम बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है आपकी स्क्रीन पर और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न, चेर्नोबिल दुर्घटना कहाँ हुई थी? ये दुर्घटना कहाँ हुई थी आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क अमेरिका, ख भारत, ग यूक्रेन और घ है रूस। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग यूक्रेन। चेर्नोबिल जो डिजास्टर था और जिसे दुर्घटना यहाँ पर कहा जा रहा है, ये यूक्रेन में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अभी पीछे आपने एक क्वेश्चन के अंदर अम्लीय वर्षा जिसे एसिडिक रेन कहा जाता है उसके पीएच मान की बात की थी और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सामान्य वर्षा जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है। आपके पास विकल्प है क 3.6, ख 5.6, ग 4.6 और घ है 7.0। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ख 5.6। आप इस जो नंबर को देख रहे हो ना, इससे ये पता लगता है कि जो सामान्य वर्षा होती है वो भी अम्लीय होती है, उसके अंदर भी थोड़ी एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा होती है, इसीलिए जो उसका पीएच मान होता है वो 5.6 होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, पानी की सतह में ताप में वृद्धि का कारण है। पानी की सतह या पृथ्वी की सतह, दोनों में ही ताप जो है वो बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ये किस कारण से हो रहा है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क कार्बन डाइऑक्साइड, ख ऑक्सीजन, ग ग्रीन हाउस इफेक्ट और घ है कोई नहीं। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने प्रश्न नंबर 261 से लेकर के प्रश्न नंबर 280 तक देखा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।